गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 के सेकंड सेटिंग के आगे के प्रश्न को बनाएंगे। हम लोग प्रश्न संख्या 40 तक बना चुके थे। अगर आप नहीं देखे तो चैनल में वीडियो पड़ा वहाँ से देख सकते हैं। देखते हैं अब हम लोग आगे के प्रश्न संख्या 41। क्या लिखा है? यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या द्विघात बहुपद क्या दिया? पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx अब प्लस c। यस, अब यहाँ से क्या करेंगे? हम a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a बराबर क्या होगा? 6, अब b बराबर क्या होगा? -7 और c बराबर क्या होगा? -3। हमको क्या बोला? शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है? -b/a माइनस बी माइनस फार्मूला से। अब b का वैल्यू कितना है? -7, यहाँ -7 लिखिए और a का वैल्यू कितना है? 6, तो यहाँ लिखिए 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7/6। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या है? 7/6, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 42 बनाएंगे। क्या लिखा है? यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब a का मान क्या होगा? क्या बोला गया? जैसे हम लोग शून्यक क्या पढ़ते हैं? द्विघात होते हैं या तो अल्फा या बीटा। देखिए आपको यहाँ बोला गया आपको शून्यक क्या लेना चाहिए? शून्यक एक जैसा होना चाहिए, या तो अल्फा अल्फा लीजिए या बीटा बीटा। यदि अल्फा अल्फा लिए तो एक चिन्ह इसका विपरीत, जैसे ये प्लस में है तो ये वैल्यू किस में होना चाहिए? माइनस में। तब आपको ए का वैल्यू बताना है। तो हम लोग जब अल्फा और बीटा में रिलेशन पढ़ते हैं तो दो रिलेशन, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा। हमको किसी तरह ए का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सॉल्व माना शून्यक। तो हम लोग एक शून्य क्या मान लेते हैं? बराबर अल्फा और दूसरा क्या? सेम मानना। तो दूसरा भी क्या मान लेंगे? अल्फा। बीटा नहीं मानना, अल्फा मानना। या दूसरा बीटा, पहला बीटा मानिए तो दूसरा भी बीटा ही मानना। फिर बोला गया कि लेकिन दोनों का परंतु विपरीत चिन्ह हो। जैसे ये प्लस में है तो ये वाला किस में लीजिए? माइनस में। या ये माइनस में तो ये वैल्यू किस में लेना? प्लस में। अब क्या बोला गया? ए का वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ से हम तुलना करके निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ ध्यान देखिए x² प्लस ax प्लस b। द्विघात बहुपद फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ a का वैल्यू कितना होगा? 1, b का वैल्यू कितना होगा? a और c का वैल्यू कितना होगा? b। यस या नो? यहाँ से तुलना करके निकाल सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाइए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। बीटा ये क्या लगेगा? माइनस अल्फा बराबर -b/a। अब यहाँ पे लगाते हैं अल्फा प्लस माइनस क्या होगा? माइनस अल्फा बराबर माइनस अब बी का वैल्यू क्या है? ए। बी का वैल्यू क्या है? ए। तो यहाँ लगा देंगे ए बटे बी का वैल्यू कितना है? ए। तो यहाँ क्या होगा? -a। और ए का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ रख देंगे 1। और देखिए अल्फा प्लस माइनस करके क्या होगा? 0। 0 बराबर -a/1। क्रॉस करिए तो क्या होगा? 0। -a बराबर क्या होगा? 0। अब माइनस भी क्या होता है? क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। फिर ध्यान समझते हैं। हमको क्या बोला गया था? एक द्विघात बहुपद दिया गया था। बोला आपको शून्यक उसके बराबर है। कोई भी शून्यक है, एक जैसा शून्यक है। जैसे दो शून्यक होता है द्विघात में, दो शून्यक मैक्सिमम होता है अल्फा बीटा। तो आपको शून्यक जो भी लेना बराबर। जैसे यदि अल्फा लिए तो दूसरा भी अल्फा होना चाहिए, बीटा लिए दूसरा भी बीटा होना चाहिए। फिर कंडीशन दिया कि अगर एक जैसा शून्यक है तो पहला या दूसरा एक उसका ऑपोजिट चिन्ह, जैसे पहला प्लस में लिए दूसरा क्या होगा? माइनस, या पहला माइनस में लिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? प्लस में। अब बोला गया इसी तरह आपको ए का वैल्यू नहीं आता। हम तुलना करके यहाँ से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से a b c का वैल्यू निकाल दिए। अब यह बोला था अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर b माइनस फार्मूला से। अब b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू a है, यहाँ a रख दिए। और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया। तो यहाँ के -a/1 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 1 गुना 0 क्या होगा? a माइनस, इसको उतार दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 -1 गुना a -1 अब बराबर क्या होगा? 1 गुना 0 0 हो गया। माइनस में ले जा क्या होगा? 0 भी गुना हो जाएगा तो क्या होगा? 0। तो a का वैल्यू क्या होगा? 0। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे।
अब हम लोग प्रश्न संख्या 43 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 दिया हुआ है। आपको दो शून्यक दिया हुआ और उस शून्यक की सहायता से आपको क्या बताना है, इसका बहुपद क्या होगा। कभी कभी क्या देता है, हमको बहुपद देता है, उसका शून्यक बताना पड़ता है। अभी आपको शून्यक दे, इस शून्यक की सहायता से क्या बताना हमको, बहुपद इसमें कौन सा बहुपद होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट क्या होता है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। पहले एक बार इसे लिख लीजिए, एक शून्यक का अल्फा, अल्फा बराबर क्या लिए 0 और बीटा बराबर क्या हो गया 5। अब लिखिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। बैठा दीजिए यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा जगह क्या होगा 0 और बीटा जगह कितना होगा 5 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा जगह क्या होगा 0 और बीटा जगह कितना होगा 5। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 5, 5 गुना एक्स कितना होगा 5x, और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो यही आपका हो जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप यही ऑप्शन नंबर बी, या तो आप ऐसे बना सकते हैं, क्या दिया हुआ शून्यकों का योगफल। हम लोग जो बनाते हैं चैप्टर में कैसे बनाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद है, ठीक है, तो बैठा दीजिए, नहीं तो ऐसे बैठाना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब माइनस फार्मूला से माइनस बी बाय ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू, सॉरी अल्फा का वैल्यू याद दिया कितना दिया है 0। अब बीटा का वैल्यू कितना है 5 बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए। अब दोनों को सॉल्व किया, 0 और 5 कितना होगा 5 बराबर माइनस बी बाय ए। इसके नीचे क्वेश्चन क्या है 1 है, चलिए ठीक है। हमको क्या होता है ए का वैल्यू यहाँ 1 है, बी का वैल्यू कितना है 5, तो इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं बी बाय ए बराबर -5/1। अब ध्यान से देखते हैं इधर दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा कितना है 0 और बीटा कितना है 5 और सी बाय ए, दोनों गुना करेंगे 0 से क्या होगा 0 हो जाएगा, सी बाय ए। यहाँ पूछ रहे थे क्या 1 है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना 1 है, यहाँ भी ए का वैल्यू कितना 1 है, बी का वैल्यू कितना -5 और सी का वैल्यू कितना है 0 हो जाएगा। तो यहाँ बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी। अब यहाँ जानते हैं ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 से गुना करें तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -5 है, तो यहाँ -5 इंटू एक्स, और सी का वैल्यू कितना है 0। तो यहाँ क्या बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5 गुना एक्स 5x, और ये वैल्यू तो क्या हो 0। तो आप इस टाइप से आपका जो बेसिक आप चैप्टर में पढ़ते हैं आप यहाँ से भी बना सकते हैं, नहीं तो ये फॉर्मेट याद है एफ पी एक्स बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट आएगा, अगर आपको याद नहीं है तो 20 अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। संख्या 44 में क्या लिखा, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस बी 10y बराबर 9 और 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है। तो आपको दो रैखिक समीकरण दिया गया है और उसकी सहायता से क्या करना, आपको ए का वैल्यू निकालना, लेकिन कंडीशन दिया है कि ए मतलब इसका कोई हल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं इस प्रश्न को। तो लिखिए सॉल्व, पहले जो समीकरण दिया उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ ए एक्स प्लस 10y अब बराबर 9। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए वो 9 बराबर के इस साइड है, हम इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा प्लस इधर क्या होगा माइनस में बराबर 0, ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा क्या है 2x, यहाँ देखते हैं प्लस 5y आई प्लस में क्या हो गया -11 बराबर 0, ये समीकरण कितना हो गया 2। तो हम इसको तुलना करेंगे। आपको पता होना चाहिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x जोड़ b1y और जोड़ c1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ पे a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण 2 था, तो यहाँ पे 2 सब जगह लगा दिए, यहाँ समीकरण 1 था तो 1 सब जगह लगा लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसके तुलना कर करके हम a1 b1 c1 का वैल्यू, यहाँ से a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तुलना x से गुणा क्या कितना a1, यहाँ x से गुणा क्या a है, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया a हो गया। b1 का वैल्यू यहाँ देखिए y का गुणांक b1 है, तो y का गुणांक यहाँ कितना 10 है, तो b1 का वैल्यू कितना हुआ 10, और यहाँ c1 का वैल्यू कितना होगा -9 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से a2 का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, b2 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, और c2 का वैल्यू कितना होगा -11 होगा।
अब आपको पता होना चाहिए जब कोई हल नहीं होता तो उसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। देखते हैं, चूँकि A1 लिखेंगे यहाँ पे, जब हम लॉन्ग टर्म तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कि जब कोई दी गई समीकरण में कोई हल नहीं है, इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 और नॉट इक्वल है C1/C2। कब? जब इसका कोई हल नहीं होता तो उसका ये कंडीशन होता है। अब देख के फटाफट भरिए वहाँ से। A1 का वैल्यू कितना है? A है। A2 का वैल्यू कितना है? यहाँ से लिखिए 2 है, बराबर B1 का वैल्यू कितना है? 10 है, और B2 का वैल्यू कितना है? यहाँ 5 है, और बराबर नहीं है। C1 का वैल्यू कितना? -9, और C2 का वैल्यू कितना? -11। देखिए, तो इस हमको याद रखना चाहिए ये इसके बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं, तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन इससे कोई मतलब है? जब ये बराबर है नहीं तो इसको यूज करना ही नहीं है। हमको क्या करना है? इसको इसलिए लिख सकते हैं हम लोग A/2 बराबर 10/5। ये क्या? दोनों बराबर। अब यहाँ से कटा देते हैं, 5 दूनी 10, तो यहाँ बचा कितना? A/2 बराबर 2/1। देखिए गुना भाग में A गुना 1 करेंगे कितना होगा? A होगा, और 2 गुना 2 कितना होगा? 4। तो A का वैल्यू आपका कितना होगा? 4 + 4, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 45 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? 2x² + 5x - 12 = 0 का एक मूल है। ऐसा प्रश्न आवे तो आप बाय ऑप्शन बनाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं कम समय में। बाय ऑप्शन से चेक करिए फटाफट। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट बारी बारी से। 2x² + 5x - 12, एक बार 0 रखेंगे। देखिए ध्यान से रखिए, इस पर 0 करेंगे तो ये टोटल क्या होगा? 0, और ये भी क्या होगा? 0। ये क्या है? -12, जबकि बराबर के साथ क्या है? 0। मतलब ये सब सॉल्व करने पर आपको जो ऑप्शन 0 बना देगा, आंसर इधर 0 आ गया, तब वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 रखे तो ये 0 होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा। अब 1 रखिए, तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, प्लस 5 गुना 1 -12, तो बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो 2 और 5 का 5 -12 बराबर 0। तो 5 2 कितना? 7 - 12 बराबर 0। तो कितना बचा? -5 बराबर 0। ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसका मतलब फिर हम लोग ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी चलते हैं। तो सी क्या है ऑप्शन? तो -4। तो एक्स की जगह सब जगह -4 रखिए। 2 गुना -4 का स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना -4, अब -12, अब बराबर क्या है? 0। ये सबको सॉल्व करने पर ये 0 आ गया, इधर भी उधर भी। तो आपका आंसर क्या है? सही है, वही ऑप्शन हो जाएगा। 2 गुना 4 चौके 16, अब माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। देखिए यहाँ से प्लस माइनस, अब 5 चौका 20, अब -12 बराबर क्या है? 0। तो यहाँ कितना होगा? 16 दूनी 32। अब देखिए ये दोनों माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा। 2 1 2 और 2 1 3, 32, अब बराबर 0। देखिए ये दोनों कट के ये भी क्या हो गया? 0 बराबर 0। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इसको भी लिख के दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, 4 चौके 16 और 16 दूनी क्या हो गया? 32। यहाँ देखिए 4 पंचे 20 और 20 दोनों प्लस में आ गया, ये जोड़ जुड़ जाएगा। 32 और 20 हो जाएगा कितना? 30 में 50 तो 52 हो जाएगा। अब 52 में 12 घटाइए तो 0 होगा? कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका ऑप्शन होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 46 बनाए। क्या लिखा हुआ? समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है। विवेचक मतलब डी का वैल्यू निकालना। तो डी बराबर क्या होता है? सॉल्व लिखिए। अब देखिए इसका जब तुलना करिएगा तो ax² + bx, अब प्लस, पहले हम इसको लिख लेते हैं 3√3 x² + 10x + √3, अब बराबर क्या होगा? 0। इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ से निकालिए a का वैल्यू कितना होगा? 3√3, क्योंकि x² गुणांक क्या है? a है। यहाँ x² गुणांक क्या है? 3√3, तो a का वैल्यू 3√3 हो गया। यहाँ x गुणांक क्या है? b है, तो यहाँ x गुणांक कितना? 10, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 10। b बराबर 10 और c बराबर कितना होगा? √3। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब d का वैल्यू हमको निकालना है, तो b कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर करके कितना होगा? 10 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू कितना है? 3√3, और c का वैल्यू कितना है? √3। देखिए इस स्टेप को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 माइनस, अब ध्यान दिए 4 गुना
देखिए यहाँ 3 जैसे का तैसे, देखिए √3 गुना √3 कितना होगा 3 हो जाएगा, तो फिर यहाँ गुना में यहाँ पर भी क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ होगा d बराबर 100, यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 चौके 36, तो यहाँ d बराबर कितना होगा 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना जाए 9 और 9 में 3 गया कितना बचेगा 6, 64, ये तो 0 हो गया, तो d का वैल्यू कितना होगा 64, तो विवेचक निकालना था आप कितना बराबर 64 होगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 47 बनाए, क्या लिखा हुआ 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात किया होगा। आप लोग क्लास 6 में भी अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़े होंगे। ध्यान देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 234 है, बस एलसीएम निकालते हैं हम लोग, करिए यहाँ पे। ठीक है, 2 के पढ़ाम 2 कै बार में 1 बार में। अब इसमें आते हैं 2 के पढ़ाम 3 आता है ना, आता है उससे छोटा क्या आता है 2, कै बार में 2 1 2, 3 में 2 घटाएं कितना बचा 1, 1 पर 4 क्या होता है 14, 2 7 14। फिर यहाँ देखिए 2 से जाएगा, 2 लास्ट में 7 है, तो 2 पढ़ा में आएगा नहीं, तो फिर किसे चेक करेंगे हम लोग 3 से, 3 तिया 9, 11 में 9 घटाएं कितना चाहिए 2, 2 पर 7 क्या होता है 27, 3 नमा 27। अब फिर 3 से कटेगा 3 का 3, 3 तिया 9, अब फिर 13 का 13, एक आ गया। आपसे पूछा तो इसका क्या होगा 234 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 गुना 2 गुना, अब 3 कितना बार है 2, तो 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 13। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 का घात बताइए, घात मतलब पावर बताना, तो 3 यहाँ कई बार आया 2 बार, तो 3 का घात कितना होगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 48, क्या लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ध्यान से ये क्रमशः जब भी लिखा रहे इसका मतलब पहले आपको जो दिया उसका वैल्यू पहले है, अब बाद में जो दिया उसका वैल्यू बाद में। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है शून्यकों का योग, योग मतलब कौन चीज़ यहाँ पे क्रमशः, मतलब शून्यकों का योग फल कितना है -3 और शून्यकों का गुणनफल कितना है +2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको दिया गया आपको बहुपद बनाना, बस सिंपल फॉर्मेट याद रखना है। या तो अल्फा प्लस बीटा से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हुए आ रहे चैप्टर में, वो वाले भी यूज कर सकते हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। देखिए क्या दिया हुआ शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, 2 शून्यक होता है तो अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, यस। और दूसरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ आपको 2। तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना, वो फॉर्मूला नहीं तो डायरेक्ट आपको बनाना अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था -b/a बराबर 3 -3/1। तो आप पहले भी देख चुके एक क्वेश्चन इससे पहले बनाए हम लोग, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब फॉर्मूला याद रखिए इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो x² जैसे का तैसे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना -3, तो -3 लिख दिए। x जैसे तैसे, अल्फा इंटू बीटा कितना 2, तो यहाँ 2 लिख ही दीजिए। तो यहाँ कितना x² अब माइनस कितना होगा +3x अब +2, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है x² -3x + 2, x² -3x + 2, x² +3x + 2, ठीक है प्लस वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्या लिया एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है रैखिक, 2 घात वाला द्विघात, 3 घात वाला त्रिघात कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन बोला एक घात वाला, तो एक घात वाला क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। लिखा है निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, हम लोग व्यापक रूप जानते हैं क्या होता है। देखिए रैखिक क्या होता है ax + by + c, और द्विघात क्या होता है ax² + bx + c, और त्रिघात क्या होता है ax³ + bx² + cx + d। जहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कहीं पर a ≠ = 0 होना चाहिए। देखिए पहला क्या ax² + bx + c, तो ये द्विघात का है, x पे पावर 4 bx³ तो ये त्रिघात का है, लेकिन इसमें क्या है ये गलत लिखा हुआ है, तो ये तो होगा ही नहीं। ax³ + bx² + cx + d, तो ऑप्शन नंबर सी ये फॉर्मूला आपका, तो इसको आप याद रखना है, नॉर्मल है। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 51, क्या लिखा समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, 2 बेलन है ध्यान से देखते हैं। दो बेलन जिसका ऊंचाई दोनों का हाइट जो है सेम है, इसका मान लेते हैं h, तो इसका भी h है। अब आपसे बोला गया है उसके आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो हम मान लेते हैं इसका पहला बेलन है तो इसको R1 मान लेंगे, और दूसरा बेलन इसको मान लेंगे त्रिज्या R2 मान लेंगे। तो लिखते हैं सॉल्व, लिखेंगे समान ऊंचाई का,
तो मानते हैं ऊंचाई दोनों का सेम है, उसके आयतनों का नाप लिखेंगे। पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। आपसे बोला 2 बेलन है जिसके आयतन का अनुपात आपको 4:9 दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर R1 दे देंगे, एच तो सेम रहेगा। दूसरा का भी पाई R2 का स्क्वायर एच बराबर 4/9। आप ध्यान से समझते हैं। पहले बोला इसके आयतन का अनुपात दिया, आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। सिंपल है। देखिए यहाँ जी पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल। अब देखिए दोनों पे क्या दिया हुआ? स्क्वायर। तो हम R1/R2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 4/2। तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमको क्या पता चला? ऐसे लिखते हैं तो इसका स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो पता R1/R2 बराबर 2/3। तो क्या हो गया इसका रेशियो? 2:3। तो ये क्या इसका निकला? त्रिज्या निकला। क्या निकला? त्रिज्या। लेकिन आपसे पूछा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो लिखेंगे पहले बेलन का क्षेत्रफल अब बटे दूसरे बेलन का क्षेत्रफल, दूसरे बेलन का क्षेत्रफल। पहले बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। 2πr पहला बेलन तो R1, H तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि क्लियर क्वेश्चन में बोला गया H सेम है। और दूसरा बेलन क्या का 2πR2H। अब यहाँ देखिए त्रिज्या इसका दिया गया। तो 2π से 2π खत्म, H से H खत्म। तो R1 का वैल्यू कितना है? 2। R2 वैल्यू कितना है? 3। तो इसका क्षेत्रफल का भी अनुपात क्या होगा? जो त्रिज्या का अनुपात वही क्षेत्रफल का 2:3। ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 52। क्या लिखा? यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई क्या है? समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? एक शंकु बोला गया, हम लोग जानते हैं शंकु स्टेप से बनता है। और एक बेलन बोला गया, सिलेंडर। दोनों का बोला ऊंचाई h, ये हाइट क्या दोनों का समान है। इसका h है तो इसका भी h मान लेते हैं। और इसकी व्यास d, इसका भी व्यास क्या होगा? d। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r बराबर क्या होता है? d/2। तो इसको हम r ही मान लेते हैं, हमको त्रिज्या से मतलब है r से। d/2 भी लीजिएगा तो क्या वो कट जाएगा आगे जाके। और इसमें हाइट भी क्या बोला? इसका समान बोला है। तो लिखेंगे सॉल्व। पहले क्या क्वेश्चन दिया? शंकु। तो हमको पहले शंकु का वैल्यू और फिर बाद में क्या दिया है? बेलन। तो पहले शंकु को ऊपर लिखेंगे शंकु का आयतन अब बटे बेलन का आयतन। लिखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन क्या होता है? 1/3 बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। आप ध्यान दीजिए r की जगह आप d/2 लीजिएगा, जहाँ भी d/2 तो दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, उसे कोई मतलब ही नहीं। पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, r² से r² कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या आपके पास? ऊपर में 1/3 और नीचे क्या है? 1 है। ये भागा का सिंबल है, बड़ा वाला बाई का। हम 1/1 लिख सकते हैं, यस या नो लिख सकते हैं। अब देखिए टोटल किस में? भाग में। ये किस में? तो हम भाग में गुना में चेंज करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। 1/3 को लिख सकते हैं हम 1/1। अब क्या होगा? 1/3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1:3। मतलब शंकु का आयतन कितना होगा? 1। अब बेलन का आयतन कितना होगा? 3। तो 1/3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना है? बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 53 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ? tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। आपको इसका त्रिकोणमितीय वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लिए तो आपके लिए ये प्रश्न बनाना आसान है, नहीं तो आप जान के भी प्रश्न को बना नहीं पाइएगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। नीचे भी वही है 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 और इंटू और tan 30 का वैल्यू 1/√3।
अभी चेंज क्या, यहाँ कुछ नहीं तो क्या एक है, हम ऊपर एक और √3 का एलसीएम करेंगे कितना होगा, √3 हो जाएगा। एक के पढ़ा हम √3 कितना, √3 बार में, तो 1 गुना √3 कितना होगा, √3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 भाग देंगे, कितना बार कटे, एक बार में कटे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। ये मेन लाइन भाग का। अब गुना करें, एक जैसे कहते ऐसे, 1 गुना 1 1 बटे √3, यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब क्या करेंगे, ऊपर जैसे कहते ऐसे उतार दिए, √3 - 1 बटे √3, नीचे दोनों का एलसीएम करिए तो यहाँ भी क्या होगा √3, यहाँ क्या होगा √3 + 1। अब देखिए ये टोटल भाग में गुणाम चाहिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ध्यान देखिए यहाँ से, तो यहाँ होगा आपका √3 - 1 बटे √3। देखिए ये भाग में तो गुणाम चाहिए तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, √3 ऊपर चला जाएगा और √3 + 1 नीचे आ जाएगा। ये √3 से √3 खत्म, तो बचा क्या आपके पास, √3 - 1 बटे √3 + 1, √3 - 1 √3 प्लस, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 54 क्या लिखा, यदि बिंदुएं ए x,2 b -3, -4 तथा c 7, -5 संरेखीय है तो x का मान क्या है। याद रहे हम 7.3 में पढ़े थे, यदि कोई भी बिंदु, तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता था, 0 होता था। अब यहाँ से हम x का क्या पूछा, x का वैल्यू पूछा गया था, हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, हमको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे आपको क्या क्या बिंदु दिया गया, सॉल्व, आपको बिंदु दिया गया, 3 बिंदु दिया गया, ए कितना दिया x,2, बी दिया है -3, -4 और सी दिया गया है 7, -5। अब पता होना चाहिए पहला वैल्यू x होता है, इसको बोल सकते हैं हम x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। पहला वैल्यू x का, दूसरा वैल्यू y का। तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, फॉर्मूला क्या होता है, x1 फिर 23 31 12 शॉर्ट में 23, y3 - y2 प्लस x2 31 y3 - y1 अब प्लस x3 y1 - y2। ये फॉर्मूला था, हाफ इंटू x1 23 31 12, 1 मिनट यहाँ गलत हो गया, 23 y2 - y3 31 12, इस शॉर्ट में 23 मतलब y2 - y3 23 हो गया, y3 - y1 31 हो गया और y1 - y2 23 31 12, x1 फिर जोड़ x2 फिर x3। अब यहाँ से आराम से वहाँ से दे के फटाफट बैठा दिए। और जब त्रिभुज तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। हाफ जैसे कहते हैं इसे, x1 का वैल्यू यहाँ देख के बताइए x ही होगा, इंटू y2 का वैल्यू देखिए कितना है -4, माइनस फॉर्मूला y3 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे लिख दिया -5 और इसको थोड़ा सा मंझली ब्रैकेट लिख दीजिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना है, x2 कितना -3, तो यहाँ लिखिए ब्रैकेट -3, फिर y3 का वैल्यू कितना है -5, यहाँ -5 लिखिए माइनस फार्मूला से, y1 का वैल्यू कितना 2, तो यहाँ लिख दिए 2, ये बंद कर दिए, प्लस x3 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 7, फिर y1 कितना 2 माइनस y2 कितना है -4, ब्रैकेट लिखिए -4, ये बंद कर दिए और यहाँ से बड़ी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। आपको ध्यान रखिए, देखिए गुना में क्या होगा, भाग होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका रोल खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए x जैसे कहते हैं इसे -4, ये माइनस कितना हो गया +5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस माइनस -3, यहाँ देखिए -5 और -2 कितना होगा -7 हो जाएगा, प्लस 7 जैसे कहते हैं इसे 2, अब माइनस क्या होगा +4, इसको बंद कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर x, देखिए 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 गुना x करेंगे कितना होगा, तो फिर ध्यान से देखिए तो यहाँ कितना बचेगा 1, प्लस में रहने दीजिए जैसे ऐसे। यहाँ देखिए माइनस कितना हो गया प्लस होगा, और 3 7 21 हो जाएगा, प्लस 7 जैसे ऐसे, और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या होगा 0 x जैसे कहते हैं इसे, x गुना 1 क्या होगा x हो जाएगा, अब प्लस 21 और 7 6 के कितना होगा 42, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 बराबर x, इसको जोड़ दीजिए 2 1 3 और 4 2 6 63,
इधर आते हैं हम लोग, तो यहाँ कितना होगा 0 बराबर x प्लस 63 है। अब क्या ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस, तो 0 0 प्लस इधर क्या होगा माइनस 63 बराबर x। देखिए माइनस 63 में कुछ ना घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 63 ही रहेगा, तो x का वैल्यू कितना होगा माइनस 63, और यही आपका क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 55 क्या लिखा हुआ, एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए 0 ओ 0, और बी 0, बी है। देखिए एक त्रिभुज है ए ओ बी, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, ए कितना है 1, 0, ओ कितना है 0, अब बी कितना है 0, बी। इसको मान लेंगे x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा x3 y3। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी जो लिखना है ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा, वही फॉर्मूला 1/2 हाफ x1 23, 31, 12 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये बंद हो गया। याद रखना x1 फिर प्लस x2 फिर x3 ब्रैकेट में y23 y2 माइनस y3, 2 पर 3 23 हो गया, 31 y3 माइनस y1, अब 12 y1 माइनस y2। यहाँ से फटाफट देख के फटाफट बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 जैसे का तैसे, x1 कितना है a है, ये रखिए, y2 कितना है 0, तो यहाँ 0 होगा, माइनस y3 कितना है b, तो यहाँ रख देंगे b, प्लस x2 कितना है x2 0, तो x2 0 रखिए, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा गुना के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका खेल खत्म। x3 कितना है तो 0, तो ये भी टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इसका भी रोल खत्म होगा 1/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए 0 में कितना माइनस b सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ b ही बचेगा, ये घटेगा तो क्या होगा b बचेगा, तो यहाँ होगा a इंटू बी डैट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 a इंटू बी, ये सब तो जोड़िएगा 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 0 ये होगा, तो 1/2 ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या लिखा, यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। तो जहाँ जहाँ x बैठाता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको 2 बिंदु दिया हुआ, सॉल्व। यहाँ देखिए 4, a मतलब कौन चीज़, ये हुआ x का वैल्यू, ये हुआ y का वैल्यू। बस x के जगह क्या करना 4 पुट करना, y की जगह क्या a पुट करना। रखिए पड़ा 2x माइनस 3y बराबर 5, और सॉल्व कर दीजिए, तो आपको a का वैल्यू निकालना, तो a अपने आप आ जाएगा। तो 2x a कितना रखेंगे 4, देखिए यहाँ पे पहला x होता है दूसरा y होता है, माइनस 3 की जगह क्या रखना a, आ बराबर कितना होगा 5, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 गुना a 3a बराबर 5, ये प्लस में या उसी को उधर भेज दीजिए आप, यहाँ 8 माइनस 3 उधर चल जाएगा, न तो रहने दिए, माइनस 3 जैसे तैसे 5, ये 8 प्लस में क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा माइनस 3a बराबर माइनस 3, 8 में माइनस 8 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, तो माइनस 3 बचे क्योंकि माइनस में बड़ा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर कितना होगा 3, 3 गुना में क्या होगा भाग में, 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना होगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या अब हम लोग बनाएंगे 57। क्या लिखा हुआ है, x उसका माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, x उसका माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। आपको शून्यक निकालते थे, तो उसमें बताना है कि 2 शून्यक निकलता है, तो उसमें कौन सा शून्यक है, दोनों में जो फैक्टर आएगा शून्यक आएगा जो दोनों में उपस्थित होना चाहिए, उभयनिष्ठ। देखते हैं हम लोग कैसे इसका पहले फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। सॉल्व समीकरण लेते हैं, x उसका माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, चर है, कोई भी चर होना चाहिए हमको क्या, तो इसको गुना करने पर क्या होना चाहिए 3, और जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए -2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
एक्स स्क्वायर, ये दोनों में कोई चेंजिंग, जो चेंज करना है इसी करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -3x अब प्लस एक्स -3। देखिए कैसे है, हम लोग कैसे सीखे, हम लोग इसको हम लोग 9 क्लास में सीखे थे हम लोग। 3 का 3, इसका मतलब कौन चीज़, ये दोनों यहाँ क्या अचर पद है, गुना करने पर -3 होना चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर -2 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, -3 में +1 करेंगे तो -2 बचेगा। तो बस इसी फॉर्मेट को यहाँ सजा देना आपको। अब बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये दोनों टर्म से ये दोनों टर्म से कॉमन करेंगे। ये दोनों टर्म से क्या है, जो दोनों जगह है x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x -3 प्लस यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, तो 1 कॉमन कर देंगे तो x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ तक एक टर्म हुआ और यहाँ तक एक टर्म हुआ। देखिए x -3 यहाँ पर भी, x -3 यहाँ पे, तो इससे दोनों से कॉमन कर देंगे तो x -3 कॉमन हो गया, इससे ही बाहर निकला तो बच्चा यहाँ क्या x, ऐसे ही बाहर हो गया तो बच्चा क्या +1 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ देखिए अब x -3 बराबर एक बार 0 लेंगे, x +1 बराबर एक बार 0 लेंगे, x -3 बराबर 0, फिर यहाँ x +1 बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा x बराबर +3, यहाँ होगा x बराबर -1। तो यहाँ 2 शून्य किससे निकला। अब उसी तरह हम इस समीकरण को भी हल करेंगे। हल करने पर हम देखेंगे जिसका शून्य, ये दोनों 2 शून्य का देखते हैं उसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ क्या है, x² -8x + 15 बराबर क्या है 0। अब ध्यान दीजिए क्या सीखे हम लोग 9 क्लास में, अचर पद को यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग। 15 तो 3 × 5 = 15, अब 5 का 5। हमको क्या करना है, मतलब इस टाइप से लिखना जिसको गुना करने पर +15 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या होना चाहिए -8 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको लिख सकते हैं -3 और -5 गुना करें तो +15 हो जाएगा, यस। और इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, अब -3 और -5 बराबर क्या, तो -8 हो जाएगा। तो लिखिए इसको, यह -5 -3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² -5x और -3x अब +15 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस 2 टर्म से कॉमन करिए तो यहाँ क्या बचेगा x -5 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 3 कॉमन कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x -5 अब बराबर क्या होगा 0। ध्यान से देखिए हम कैसे कैसे किए। यहाँ देखिए दोनों जगह x था तो x कॉमन हुआ, तो यहाँ बचा क्या x, इससे x बाहर निकला बचा क्या 5। अब देखिए इसको 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे तो -3 कॉमन कर दिया, 3 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा क्या x। अब यहाँ देखिए यहाँ से 3 बाहर तो यहाँ क्या था 5। अब देखिए यहाँ प्लस आना चाहिए, सॉल्व करिए, +- -3 × x 3x -+ 3 × 5 = 15 हो गया। तो इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा x, एक टर्म ये बन गया, एक टर्म ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखिए x -5 यहाँ पर भी तो ये कॉमन हो जाएगा, तो x -5 यहाँ हो जाएगा और फिर ये कॉमन, तो यहाँ बचा क्या x, इससे x -5 बार क्या बचा क्या 3 अब बराबर क्या हो गया 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे तो आपका शून्य का एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, तो x -5 बराबर क्या होगा 0, फिर x -3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर +5, यहाँ होगा x बराबर +3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी 2 शून्य का आया, एक +3 आया, एक -1 आया, यहाँ एक +5 आया, एक +3 आया। तो आपसे पूछा गया तो इसमें दोनों का जो गुणनखंड हुआ जो शून्य का आया उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है कि एक ही चीज़ 2 जगह होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर गुणनखंड है शून्यक है जो यहाँ पर देखिए, ये शून्यक एक 3 यहाँ पर भी है, इसका भी शून्यक क्या है 3 है, तो मतलब इसका कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, तो शून्यक 3। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब प्रश्न संख्या 58 क्या लगा, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। देखिए एक वृत्त है जिसके स्पर्श रेखा मतलब इसके परिधि से होकर खींची जाती है, वो बिंदु P है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, यहाँ A है, यहाँ पे B है। आपसे पूछा गया है कि PA ये 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा PB क्या होगा। तो याद रखना चाहिए स्पर्श रेखा पर जो खींची गई लंबाई बाह्य बिंदु पर वो दोनों आपस में क्या होता है बराबर। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या
59 क्या लिखा, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका पाँचवा 13 और इसका पाँचवा पद 25 है, इसका सार्वंतर क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक चीज़ हम लोग सीखते हैं, हम लोग जैसे मान लिया जाए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, और मान लीजिए हमको कोई बोलेगा आपको सातवां पद निकालना, तो मतलब पूछिए एन का वैल्यू कितना 7 होगा, तो ए 7 बराबर क्या होगा ए प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ क्या होगा ए प्लस 7 में कितना 6 डी। क्या सीखे हम लोग, अगर हमको सातवां पद निकालना तो हम उसको एक टर्म कम कर दें, मतलब ए प्लस 6 डी, मतलब डी की संख्या कम कर देंगे। तो या सातवां पद, कोई बोलेगा आठवां पद निकालो, तो हम ए 8 को लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस क्या हो सकता है 7 डी, मतलब डी की संख्या को कम कर देंगे। बस इसी फॉर्मेट इसको हम यहाँ यूज करेंगे अभी। तो ये क्या क्या दिया हुआ गया, आपको दिया हुआ दूसरा पद मतलब A2 या T2, आप जो बोल सकते हैं टर्म 2, किसी तरह से लिखे। A2 बराबर क्या है आपको 13 दिया गया, और दूसरा दिया हुआ है पाँचवा पद A5 बराबर आपको क्या दिया हुआ 25। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हमको सार्वंतर मतलब डी का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी बराबर 13, तो मान लेंगे समीकरण 1। और A5 को लिख सकते हैं हम लोग A प्लस 4D बराबर 25, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे, तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 घटा समीकरण 1 से, और दूसरे शब्द नोट के लिख सकते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 पहले लिखें, तो A प्लस 4D बराबर 25, फिर दूसरा क्या A प्लस डी बराबर 13, और जब हम घटाते तो चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह में बदलता है, प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस, ई प्लस है तो माइनस, और यहाँ से ए क्या हो गया कैंसिल। 4D में 1D घटाएंगे कितना बचेगा 3D बराबर 25 में 13 घटेगा 3 में 5 में 3 गया 2, और 2 में 1 गया 12, तो यहाँ क्या होगा डी 3 गुना मतलब क्या होगा भाग होगा, तो डी बराबर 12 बटे कितना होगा 3, अब 3 चौका 12, तो डी का वैल्यू कितना होगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या सी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या लिखा, 13 और 17 का समांतर माध्य निकालना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, क्या है 13 और 17, तो माध्य निकालना इसका समांतर माध्य, तो माध्य बराबर होगा 13 प्लस 17 अब बटे कितना 2, 2 संख्या लिए तो 2 हो गया, 3 संख्या रहता 3 रहता, तो यहाँ जोड़िए इसको दोनों को 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3 30 बटा 2, और 2 से कट गया कितना बार में 15 बार में, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्वेश्चन दिया गया 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल है, क्या होगा, मतलब 42 सेंटीमीटर व्यास इसका डायमीटर जो दिया हुआ आपको व्यास डी 42 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसका क्या लेगा त्रिज्या निकालना हमको। देखिए यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ, वृत्त का व्यास डी बराबर कितना दिया 42 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर d/2 होता है, मतलब 42 बटा 2, 2 1 का 2 2 2 दूनी 4 2 1 का 2 मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। हमको त्रिज्या से ही मतलब है। अब बोला वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना हुआ 22/7, आर का वैल्यू कितना 21 गुना 21, कटा दिए 7 तिया 21, तो आपके पास आ गया कितना 22 तिया 66 और गुना 21, 21 पंचे 5 21 छक्के 126 के 6 बचा कितना 12, 21 छक्के 126 26 126 और 12 जोड़े 6 2 8 2 1 3 और 1, तो यहाँ हो गया 138 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा 1386, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। प्रश्न संख्या 62 क्या लगेगा, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ, तो मान लेते हैं देखिए दो वृत्त है 1 2, इसको थोड़ा छोटा बना दीजिए। पहले वृत्त को मान लेंगे R1 जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे दिया 4, और दूसरा R2 जिसको मान लेंगे हम लोग 3, ठीक है। सेंटीमीटर ने रेशियो में दिया तो वही मान लिए, बोले उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, तो यहाँ R1 R2 हो ही गया, तो क्षेत्रफल मानना तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल अब बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है पाई, पहला वृत्त
आर स्क्वायर, पहले वृत्त के लिए R1 और दूसरे वृत्त के लिए R2 स्क्वायर, पाई पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। R1 मतलब 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना था 16 और 3 का स्क्वायर कितना था 9, इसको हम लिख सकते हैं 16:9। ऑप्शन नंबर कितना है सी। हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या लिखा, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से, मतलब कौन सी, इसका कहने क्वेश्चन मतलब क्या है, जितना वृत्त का क्षेत्रफल है उसके बराबर है वृत्त की परिधि, दोनों आपस में बराबर है, तो आपको बताना है कि उस वृत्त का व्यास क्या होगा। ये नहीं पूछा है व्यास, मतलब आपको इसी में वृत्त हो गया तो इसका बोला कौन चीज़, आपको व्यास मतलब डी का वैल्यू आपको निकालना है टोटल। तो ध्यान से देखते हम लोग कैसे बनाते हैं इसको। बोला कौन सी, वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है किसके, वृत्त के परिधि के, लेकिन वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल, ये आर से ये आर खत्म, तो यहाँ आर का वैल्यू कितना आया 2, लेकिन आपसे आर त्रिज्या ने पूछा गया, आपसे व्यास पूछा गया। तो हम लोग क्या सीखे, आर बराबर क्या होता है d/2 होता है, तो हमको क्या चाहिए d चाहिए, तो 2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो d बराबर क्या होता है 2r, कितना होगा 2r, तो 2 जैसे तैसे r का वैल्यू मतलब कितना 2, तो 2 दूनी 4, तो व्यास को मतलब 2 से इंडिकेट करते हैं, तो d व्यास का d का वैल्यू कितना गया 4।